पिछले अध्याय में वो फिर से इंसान बन गया, मगर उसे आश्चर्य हुआ कि पिगी भी उसके साथ बदल गया था। अब जबकि वो इंसान बन गए हैं, उसने पहले कुछ बुनियादी जरूरत की चीजें खरीदी और एक कमरा किराए पे लिया। अब अगले हिस्से की ओर एक नशे में धुत आदमी रात में सड़कों पे चल रहा है, बड़बड़ कर रहा है कि कितना झल्लाहट भरा है, क्योंकि हाई लेवल के वीर लोग शुरुआती गांव में आ रहे हैं। जैसे ही वो चलता है, वो एक चिपचिपे पदार्थ पे कदम रखता है और समझता है कि वो गोबर है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उससे भी ज्यादा भयानक है। एक काले चिपचिपे पदार्थ में लिपटा हुआ घोंघा उसे घूर रहा है। घिनाने पर वो उसे लात मारने की कोशिश करता है, पर वो घोंघा फिर भी उसके पैरों को काले चिपचिपे पदार्थ से लपेट देता है। अब वो उसे खींचने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ उसके हाथ को काट लेता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी जान खतरे में है, तो वो मदद के लिए चिल्लाता है, पर काला चिपचिपा पदार्थ पहले ही उसके शरीर के आधे हिस्से को ढक चुका होता है और चंद सेकंडों में ही उसे निगल जाता है। दृश्य बदलते हुए घोंघा अब एक इमारत के अंदर है, क्योंकि वह दिव्य वृक्ष की ऊर्जा का पीछा कर रहा है। वो एक कमरे में घुसता है और अब घोंघा वाजी के सामने है और पता चलता है गांव का सरपंच इस घोंघे को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वह उसे गुस्से वाली चमकती हुई आंखों से देख रहा है। चूंकि वाजी ने उसके कई साल की मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसे गोलम्स की शक्तियां पहले मिलनी चाहिए थी, पर अब वह उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सूरज निकल आया था और वह घोंघा जल रहा था जिसे वह कंट्रोल कर रहा था। इसलिए वो सोते हुए वाजी से कहता है कि इस बार तो तुझे किस्मत बचा ले गई, पर मैं तुझे याद रखूंगा। और गुस्से में सरपंच ने वो चीज को कुचल डाला जिससे वो उसे कंट्रोल कर रहा था, और इससे घोंघा गायब हो गया। जबकि वाजी पिगी के बारे में सपना देख रहा था, तो पिगी अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी पीठ पर एक जिप दिखाती है। जैसे ही वह जिप खोलती है, वहाँ से एक करतब निकलता है, जैसे कि सरपंच पिगी के कॉस्ट्यूम से निकलकर वाजी को बताता है कि उसने उसे ढूंढ लिया, जिससे वह गहरी नींद से जाग उठता है। चैन की सांस लिया जब उसे समझ आया कि ये तो बस एक सपना था। अब जबकि वो आखिरकार जाग चुका है, वो खड़ा हुआ और कुछ मिशन करने का फैसला किया। कुछ पल बीते, उन्होंने ट्रेन का इस्तेमाल किया। ग्रेनाइट माउंटेन्स पहुंच गए, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें अनुभव अंक दिए, क्योंकि किसी भी तरह के परिवहन का इस्तेमाल करना उनके स्टार्टर मिशंस में से एक है। वाजी और पिगी अब पैदल चल रहे हैं और वाजी जोर से सोच रहा है कि इन स्टार्टर मिशंस की वजह से उसने इंसानी समाज को यहाँ बेहतर समझ पाया है। पहले 10 लेवल 20+ के राक्षसों का सफाया था, जिसने उन्हें इंसानी शरीरों में ढलने में मदद की। फिर था इनमें 3 बाउंटी रिक्वेस्ट स्वीकार करना, जिसने उसे एक बहादुर की जिंदगी को समझने में मदद की, और उसे एक नई क्षमता भी मिली जो खतरा महसूस के नाम से है। आखिर में था किसी भी तरह के परिवहन का इस्तेमाल, जिसकी वजह से वे यहाँ ग्रेनाइट माउंटेन्स पहुंचे। और वे यहाँ हैं क्योंकि तीनों बाउंटीज में से पहली ग्रेनाइट माउंटेन्स में बह रहे डेडवुड राक्षसों का विनाश करना है। उसने उनमें से कई को मारा है। उसके पहले वह लेवल अप हो गया, तो उसे विश्वास है कि यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए, पर विवरण के मुताबिक वे गीले स्थानों में रहना पसंद करते हैं, और अगर ऐसा है तो वे वर्तमान में जिस स्थान पर हैं वो ऐसी जगह नहीं लगती जहां वे रहते हों। और इतनी देर तक चलने के बाद भी उन्होंने एक भी नहीं देखा है। इससे उसे लगता है कि असली मुश्किल तो इस मिशन में उस असाई ठूंठ को खोज निकालना है, क्योंकि उसे सिर्फ सांस छोड़नी पड़ती है। जब वो सोचता है कि सिस्टम की मिशन से इनका बाउंटीज कितने अलग है, तो वाकई में उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे अंजाम देना है। लेकिन अभी उन्हें पैसों की जरूरत है, नहीं तो वो पिगी के लिए खाना भी नहीं खरीद पाएगा। अचानक सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक दुश्मन को डिटेक्ट किया है, तो वो पलटकर देखता है कि कई पेड़ के ठूंठ अब उनके पीछे हैं, तो वे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने उनके ऊपर प्रशंसा का जादू चलाकर उनका लेवल देख लिया। अब उसे सोच में डालता है कि जितने ठूंठ उसने अब तक देखे हैं, उनमें से एक इतना बड़ा क्यों है, जिस पर सिस्टम प्लेयर को याद दिलाता है कि ये दुनिया अपनी इकोसिस्टम वाली है। स्वाभाविक रूप से अलग अलग हैबिटेट्स में मॉन्स्टर्स उनसे सीखकर और उन्हीं के अनुसार विकसित होकर विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। अब उसे पता चल गया है, लेकिन वो और पिगी उनसे आराम से निपट लेंगे। इसलिए उसने पिगी से कहा कि पीछे वाले ठूंठ उसके हिस्से और सामने वाले 2 वो संभाल लेगा। पर पिगी शुरू करने से पहले वो सावधानी से सेब को नीचे रख देती है और सेब से कहती है कि उसके वापस आने तक इंतजार करे। उसके बाद वो अपना हथियार उठा के ठूंठों पर वार कर दिया, छुटकी में खत्म कर दिया। इससे वो फिर से भूखी हो गई और वाजी पिगी की गो हब की ताकत से हैरान रह गया। अचानक पेड़ का ठूंठ उस पर हमला कर बैठा, पर सेज मोड ऑन हो गया था, इसलिए आसानी से बच निकला। और जब वो इंसानी शक्ल में आया, मशरूम बैश ने उसके पैरों में जबरदस्त ताकत भर दी और इस तेजनी का इस्तेमाल करके वो अब मशरूम तलवार नृत्य कर सकता है, जिससे सामने के सारे ठूंठों का खात्मा हो जाता है। पर एक लहर ठूंठ का उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये सच है कि अगर वो ऐसे ही उगते रहेंगे तो ताकत खत्म हो जाएगी, पर क्या करें, वो लकड़ी से बने हैं। तो उसने स्पोर एक्सप्लोजन का जादू चलाया, जिससे उनके पूरे बदन पर मशरूम उगाए और सारी ताकत निचोड़ ली। और इसके साथ ही वाजी और पिगी ने अपना मिशन पूरा कर लिया। और जब वो इन्हें जमा कर देंगे, वाजी खाने पर जश्न मनाने का प्लान बना रहा है। पर अचानक सिस्टम ने खतरा पहचान लिया, जैसे पेड़ इधर उधर हादा बद्धाते हुए आकार लेने लगा। इससे वाजी को सोच में डाल दिया कि क्या वो भी मशरूम की तरह वापस जिंदा हो सकते हैं। इसलिए उसने शिकार की सराहना की।
ठूंठ है, पर इनका एचपी अभी भी खाली है, जबकि अजीब ठूंठ अभी भी बदल रहा है। इसने पिगी का सेब भी ले लिया और अब ये 60वें लेवल का ट्री स्पिरिट में बदल गया, जिसने बदलने के बाद उन पर चिल्लाया। इससे वाजी चौंक गया तो उसने पूछा, ये क्या है? सिस्टम ने समझाया कि ये विकास है, पर विशालकाय प्रेत ठूंठ ने शायद अपने सब साथियों को सोख लिया और विकसित हो गया, जबकि पिगी ने इस पर हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाया, क्योंकि इसने उसके फल ले लिए थे, जिसके लिए वाजी ने उसे चेताया कि ये 60वें लेवल का मॉन्स्टर है। तो जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी ट्री स्पिरिट को छूती है, वो टुकड़ों में बिखर गया और लगता है कि ट्री स्पिरिट बड़ा संस्कारी है, इसलिए बिना हिचक पिगी को पकड़कर उल्टा लटका दिया। जो कि वजही को पसंद नहीं आया तो उसने मशरूम तलवार नृत्य का इस्तेमाल करके पिगी को उसकी गंदी लकड़ी की बेलों से आजाद कराया। इसने पिगी को वाजी की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने पर मजबूर कर दिया, पर वाजी ने उसे नीचे उतार दिया, क्योंकि वो उसे ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो उसके लिए बहुत भारी है। फिर भी वो उसे गले लगाए रखा। तब सिस्टम ने उन्हें खतरे की चेतावनी दी, तो वे पलटकर उसकी ओर देखने लगे। ट्री स्पिरिट ने पौष्टिक तत्वों की कमी करना शुरू कर दी। अब ट्री स्पिरिट ने अपना रूप बदलकर ट्रेंट बन गया, जिसे पिगी बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके फल सूखते हुए उसे अच्छे नहीं लगते, तो वो उस पर सीधा हमला करने दौड़ी। पर ट्रेंट उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसे एक पेड़ से टकरा दिया। अब जबकि वाजीज हथियार टूट गया है और पिगी भी, जिसकी हमले की ताकत भयानक है, वो भी लेवल का फासला पाट नहीं सकती, वो समझ गया कि उसे भागना है, पर सोच में पड़ गया कि क्या वो पिगी को उठाकर भाग सकता है क्या। पर उससे पहले अभी भी उसके पास अपनी टाइप सप्रेशन है, तो उसने स्पोर एक्सप्लोजन डाला और ट्रेंट पर सफलतापूर्वक वॉर किया। अब उसके शरीर पर मशरूम उगाए हैं, पर उसने बार्क शील्ड का उपयोग किया और अपनी संक्रमित परत को छीलकर वाजी की ओर सीधे हमले के लिए बढ़ गया। वाजी के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके पास बची एकमात्र हथियार एक दिव्य पेड़ की डाली है, तो उसने उसके साथ ट्रेंट पर हमला किया, पर ट्रेंट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ और वो फिर से हमला करने वाला था। तो वाजी बचने की कोशिश करता है, पर जल्दी ही समझ गया कि देर हो चुकी है। जैसे ही ट्रेंट का हमला उसे जमीन पर आ गिरा। जब पिगी ने देखा कि वाजी चोटिल हो गया है, गुस्से में वो उसकी ओर लपकती है, जबकि वह चिल्लाती है कि उसके मशरूम को चोट पहुंचाने और पिग्गी पंच का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ट्रेंट को अपनी ताकत पर भरोसा था, इसलिए उसने अपने हमले से जवाबी कार्रवाई की। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह एक गलती थी, क्योंकि उसके शरीर में एक दरार दिखाई देती है और टुकड़ों में उड़ा दिया गया। इसे वजह को सदमा लगा। अब वह जानता है कि पिग्गी बहुत ओपी है, लेकिन फिर वह अपनी चेतना खो बैठी और गिरने वाली थी। लेकिन वाजी ने उसे पकड़ लिया और उसे धीरे से लिटा दिया और उसने पूछा कि क्या वह ठीक थी, और उससे कहा कि वह उसे इस तरह न डराए। लेकिन पिग्गी अचानक अपने राक्षस रूप में वापस आ गई और उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। इस बीच टेम्पेस्ट ग्रासलैंड्स में कहीं वहां के लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे फायरबेन गिल्ड की आंख लगातार विस्तार कर रही है और तलवार संत गिल्ड फिर से आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। हाल ही में होने वाली सभी अजीब चीजों के साथ नंबर 1 गिल्ड के रूप में वे वहां खड़े होकर नहीं देख सकते थे। तभी वजी घटना स्थल पर आए और सुरक्षित वापस आ गए। वो सीधे सराय के मालिक के पास गए इनाम की फरियाद पूरी करने के लिए। जैसे ही उसने थैला नीचे रखा, उसने इसे खोल दिया। मालिक को दिखाते हुए कि उसने एल्डर ट्री स्पिरिट को मार डाला है, तो उसने उन्हें इनाम दिया। वासी को इतने सारे पैसे मिलने का अचरज हुआ, तो उसने पूछा कि क्या एल्डर ट्री के लिए इनाम इतना ज्यादा था, जिसका उसने जवाब दिया कि एल्डर ट्री स्पिरिट काफी समय से इनामी सूची में था, इसलिए उसका इनाम तिगुना कर दिया गया है। जबकि जिन लोगों ने उसे एल्डर ट्री की लाश जमा करते देखा, वे उसे तुच्छ समझने लगे और सोचने लगे कि उसने किसी ऊंचे स्तर के गार्ड्स को काम पे लगाया होगा। वहीं दूसरे लोग सोच रहे थे कि उसे कितने पैसे मिले होंगे। फिर उसने पूछा कि क्या वहाँ और भी कोई इनामी फरियादें हैं जो वो मांग सकता है, जिसे मालिक ने खुशी खुशी उसे दिखाया। इसने वाजी को हैरान कर दिया कि सिर्फ 2 रैंक A के मिशन ही बचे हैं। मालिक ने समझाया कि निचले स्तर के इनामी काम आमतौर पर पोस्ट होने के थोड़ी देर बाद ही पूरे कर लिए जाते हैं। उसने वाजी को सलाह दी कि वो अपराधी जोड़ी को पकड़ने का मिशन ले, क्योंकि हाल ही में कई गिल्ड्स और इनामी शिकारी इस मिशन को आजमा रहे हैं, तो उनके लिए टीम ढूंढना आसान होगा। हालांकि इनाम थोड़ा कम होगा, पर सुरक्षित भी रहेगा, और चूंकि वे एल्डर ट्री स्पिरिट को हरा सकते हैं, तो उन्हें रैंक के मिशन करने की क्षमता तो जरूर होगी। हालांकि इनाम थोड़ा कम होगा, लेकिन सुरक्षित भी रहेगा, और चूंकि वो लोग एल्डर ट्री स्पिरिट को हरा सकते हैं, उनमें रैंक A मिशन करने की ज्यादा से ज्यादा ताकत होनी चाहिए। इससे वाजी फिर यदि उसके या पिग्गी में से किसी एक का मन खत्म हो जाता है और अपने राक्षस रूपों को उजागर करता है, तो हो सकता है कि वे उसके बदले में इनाम में बदल जाएं। लेकिन फिर अगर वह कुछ उच्च स्तरीय लोगों के करीब पहुंचने में सक्षम हो जाता है, तो वह गोलम के ठिकाने के बारे में सुराग ढूंढने में सक्षम हो सकता है। इसलिए वह पहले देखने और बाद में स्थिति के अनुसार खुद को ढालने का फैसला करता है, और इसलिए वह इनाम स्वीकार करता है। मालिक ने उसे बताया कि उनके जैसे कुछ अन्य बहादुरों ने इस मिशन को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसने वाजी से पूछा कि क्या वह उनके साथ टीम बनाने के लिए उससे मदद चाहता है, जिसके लिए वह आभारी था। लेकिन उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और समझाया कि वह इसका आदी है, अकेले काम करना। इससे मालिक चिंतित हो गया, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह निश्चित है। हालांकि अभी मिशन A रैंक पर है, लेकिन कठिनाई कभी भी बढ़ सकती है, जिसके बारे में वाजी का कहना है कि यह ठीक है, और जाने से पहले मालिक को धन्यवाद देता है।
उनके बयान ने सराय के अंदर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह अपने सिर के ऊपर है, क्योंकि वहां पहले से ही 30 से अधिक पीड़ित थे जो उस इनाम को पूरा करने की कोशिश में मर गए थे, जबकि कोने में काउबॉय टोपी पहने एक व्यक्ति ने उनमें रुचि ली होगी। वाजी ने पिगी को कुछ सेब दिए उससे पहले कि वे अपने रास्ते पे जाते, और वो कहता है कि वो उसके लिए स्टेशन पहुंचने पर कुछ अलग खाने को ले आएगा। कुछ पल बीत गए, वे दोनों कहीं बीच में चले जा रहे हैं। वाजी को लग रहा है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे लगता है शायद वह ज्यादा सोच रहा है। आखिरकार यही तो ट्रेन स्टेशन तक का रास्ता है। फिर वाजी अपने बेकार सिस्टम से बात करता है, क्योंकि वो तो कहता है कि उसने अपग्रेड कर लिया है, पर अभी भी उसे गोलम का पता बताने में मदद नहीं कर पा रहा है। सिस्टम उसे जवाब देता है कि बस मिशंस करते जाओ, डेस्टिनी अपने आप ही उसे सुरागों की तरफ ले जाएगी, जैसे उसने मशरूम किंगडम में गोलम के एक अनुयायी से मुलाकात की थी। गोलम के अनुयायियों का जिक्र करते हुए वह पूछता है कि क्या वो राक्षस हैं या इंसान, और उनके लेवल कैसे हैं। सिस्टम जवाब देता है कि गोलम के अनुयायी में इंसान भी हैं और राक्षस भी। सिस्टम यह भी बताता है कि वो सर्वज्ञानी नहीं है, इसलिए उसे नहीं पता कि वे कौन हैं, लेकिन यह गारंटी है कि सबसे कमजोर भी 100 लेवल से नीचे नहीं होगा। ये देखकर वाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अनजाने में पिगी को जोर से दबा दिया और वो अपने सेब छोड़ बैठी। वाजी जोर जोर से सोच ही रहा था। उसने सोचा जैसे ही वो लेवल 60 पे पहुंचेगा वो पिगी के साथ मिलकर उनसे लड़ पाएगा, और अगर सबसे कमजोर वाला भी लेवल 100 हो तो उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। बस सोचता रह जाता कि आखिर कब ये मिशन पूरे कर पाएगा। सिस्टम ने उसे बताया कि एक और रास्ता है। डेमन गॉड गोलम के पुनर्जीवित होने के लिए उसके 6 सील किए गए हिस्सों को खोलना पड़ेगा। अगर वो एक को भी ढूंढकर बगैर गोलम को खोले नष्ट कर दे तो वो पुनर्जीवित होने से रोक सकता है। इससे उसने अपना प्लान बदल दिया और पूछा कि सील कहाँ पे है, जिस पर सिस्टम ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता। तो वाजी ने इन्वेंटरी से पैसे निकाले और सिस्टम से पूछा उसे कितने पैसे चाहिए। सिस्टम ने साफ किया कि वो पहले ही अपग्रेड हो चुका है, तो उसको इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने गोलम को उन जगहों में सील कर दिया जहां सबसे अधिक ऊर्जा है। वाजी को वो अधूरी जानकारी पसंद नहीं आई और उसे लगा कि सिस्टम फिर से फालतू हो रहा है, पर अचानक उसने खतरा, तो वे अलर्ट हो गए और उन्होंने अपने रास्ते को रोकते 3 परछाइयां देखी। इस तिकड़ी का नेता वाजी से कहता है थोड़ा रुकने को, क्योंकि उन्हें उससे बस बात करनी है, और खुद को सर्पों की मौत की चुंबन गिल्ड का ऑफ गिल्ड नेता के रूप में परिचय करवाता है, और वो वाजी को अपनी गिल्ड में शामिल होने का न्योता देना चाहते हैं और आशा करते हैं कि वाजी उनके निमंत्रण को नकारेगा नहीं। जब वे बात कर रहे थे, वजूह ने उन पर प्रशंसा का इस्तेमाल किया ताकि उनके लेवल देख सके, और उसे लगता है कि मॉन्स्टरों की तुलना में बिना नैतिकता वाले इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो वाजी उनसे कहता है कि वो विनम्रता से उनका निमंत्रण अस्वीकार करता है, और झंझट से बचने के लिए वो सोना जमीन पर फेंक देता है। वो आदमी इसे स्वीकार कर लेता है, पर वो ये भी कहता है कि वो रिबन वाली सुअर को भी पीछे छोड़ दें ताकि वे ऐसे बर्ताव कर सकें जैसे ये कभी हुआ ही नहीं, जो कि वाजी बिल्कुल नहीं चाहता था। तो वो औरत उस पर तुरंत जहरीले चक्रीय ब्लेड से हमला करती है, पर वो उसके सभी हमले रोक लेता है और उसकी गिनती को पैरों से मशरूम बैश का इस्तेमाल करके करता है, जिससे वो औरत पेड़ से जा टकराती है। तब तीरंदाज ने सांप के समान तीर छोड़े, पर वाजी का दिमाग एकदम साफ था, क्योंकि उसने सेज मोड सक्रिय कर रखा था। इसलिए उसने बचने और तीरंदाज के नजदीक आने के लिए स्पोर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया और उस पे मशरूम बैश से प्रतिहार किया। दोनों फट से नॉकआउट हो गए। तो नेता उसे तारीफ करने लगा, पर वाजी ने बिना सोचे स्पोर एक्सप्लोजन इस्तेमाल करके उस पर बीच सेंटेंस में हमला कर दिया ताकि वो भाग सके। पर अचानक उसके पैर किसी शाखा ने पकड़ लिए और उसे पेड़ से टकरा दिया। फिर नेता ने वाजी से पूछा कि क्या उसके माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया कि बात करते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए, और उसको लगता है कि वो स्पोर शूट कर सकता है। ये एक बड़ा दिलचस्प छोटा जुगाड़ है, पर दुर्भाग्य से इसका उसके सामने कोई उपयोग नहीं है। फिर वो औरत संभली और फिर से वाजी पर हमला करने चली गई। उसने बचने की कोशिश की, पर दूसरा सांप के समान तीर उसकी तरफ लॉन्च हुआ, जिसे उसने अपनी डाली से रोक दिया। वही जैसे ही ध्यान भटका, दुश्मन ने पिगी को पकड़ लिया और उन्हें पता चल गया कि उसे इस रिबन वाले सुअर से काफी लगाव है। फिर भी वाजी बहुत गुस्से में था, जैसे उसने उससे चेतावनी दी थी कि अब उसे सौंप दो। नेता हंस पड़ा और पूछा कि क्या वह नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा इस बारे में, पर अचानक मेंढक को गोली मार दी गई, जिससे पिगी उसके चंगुल से आजाद हो गई। उस काउबॉय टोपी वाले आदमी ने पिगी को वाजी को लौटाया और उससे कहा कि इस जगह को उसे सौंप दे, जिससे वाजी खुशी से भर गया। और उसने पिगी से पूछा कि क्या उसे चोट आई है, जिस पर पिगी ने दिखाया कि वो ठीक है। फिर वाजी सोच में पड़ गया कि काउबॉय अंकल की असली पहचान क्या है। उसने उसे धन्यवाद कहा। तभी तिकड़ी को एक माहिर की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने उसका नाम पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो तो बस एक काउबॉय है जो इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था। उसी समय वाजी अपने सोने के सिक्के उठा लिया और जल्दी से वहां से भाग गया, क्योंकि काउबॉय अंकल ने उसे कहा कि वो ये सब उस पर छोड़ दे। इसी बीच उप नेता ने अपने गिल्ड का नाम सर्पेंट्स डेथ किस गिल्ड, जो कि आई ऑफ द फायरबेन गिल्ड का हिस्सा है, इस्तेमाल किया सिचुएशन से बचने के लिए।
लेकिन काउबॉय ने कहा कि वो जानता है कि वो लोग कौन हैं और उसे ये भी पता है कि उन्होंने कितने बहादुरों को लूटा और मार डाला है। तो न्याय के साथी के तौर पर अब वो उनको मौत की सजा सुनाएगा। थोड़ी देर बाद वाजी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा है कि बहादुरी के मुख्य भूखंड के पानी वैसे भी जितने गहरे दिखते हैं सच में और भी ज्यादा गहरे होते हैं। अगर उसने उस वक्त के उस काउबॉय चाचा से मुलाकात नहीं की होती तो शायद वो सही सलामत वापस न जा पाता। वाजी ने पहले सोचा था कि वो 57 लेवल पर पहुंचकर काफी मजबूत हो गया है, लेकिन फिर उसे समझ आया कि वो असली माहिरों से अभी भी काफी पीछे है। पहले वो जल्दी से लेवल बढ़ाकर गाउम के पुनर्जीवन को रोकना चाहता था ताकि वो वापस पृथ्वी जा सके, लेकिन अब वो खुद से पूछता है कि क्या वो सच में वापस जाना चाहता है। जब उसने पिगी की तरफ देखा तो उसे बचाने के लिए पिगी ने अपनी सारी माना इस्तेमाल कर ली, लेकिन आज वो उसे फिर से खोने से बस थोड़ी ही दूर था। अब उसे ये समझ आया कि उसे और ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है ताकि वो पिगी की रक्षा कर सके, जबकि पिगी बिस्तर पर आराम से लुढ़क लुढ़क कर सो रही है। फिर उसने अपनी सिस्टम को बुलाया ताकि वो अपनी इन्वेंट्री से वो डाली निकाल सके जिसे उसने आज पहले तक भूल रखा था। और जब उसने उसमें अपना माना डाला तो उसे लगा कि वो थोड़ी सी बदल गई है, तो उसने उसे जादुई शक्तियों से चार्ज करने की कोशिश की। अब वो चमक रहा है और उसका माना पागलों की तरह घट रहा है। तो उसने अपने सिस्टम से मदद मांगी ताकि अपनी इन्वेंट्री से सारे माना पोशंस निकाल सके, जिसने उसका साथ दिया। और जैसे ही उसके माना पोशंस का इस्तेमाल हुआ, डाली और भी ज्यादा चमकीली होने लगी। फिर भी उसका माना और भी तेजी से खर्च होने लगा और जैसे ही वो संघर्ष कर रहा था उसने जल्द ही नतीजा देखा। अचानक उस डाली में मशरूम उगने लगे और जगह जल्दी ही उज्जवल प्रकाश से भर गई। उसके बाद सिस्टम ने वाजी को दिव्य वृक्ष डाली से सफलतापूर्वक संयोजन करने पर बधाई दी और अब वह मशरूम रेपियर में बदल चुका है। वह खुश तो हुआ कि काम बन गया, पर इसके चलते वो पूरी तरह से थक गया था, इसलिए बिस्तर पर गिर पड़ा। अगले दिन पिगी उसका चेहरा चाट रही थी। आधी नींद में ही वाजी ने उसे धक्का दे दिया और जैसे ही उसे समझ में आया कि सुबह हो चुकी है वो जाग गया। पर वो चौंक गया जब देखा कि पिगी इंसान में वापस बदल चुकी है। जब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पिगी के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके दूसरे हिस्से पर है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा और साथ ही उसका सेज मोड़ भी अपग्रेड हो गया। फिर वो लोग नीचे जाने का फैसला करते हैं जबकि पिगी उछलता है। पीछे मुड़कर उसने उससे कहा कि सीढ़ियों पे मजाक न करे क्योंकि वो खतरनाक है। और जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे तो वाजी काफी सोच में डूबा हुआ था क्योंकि उसे अपने नए हथियार के बारे में जांच करने पे कुछ पता नहीं चला और बस इतना मालूम पड़ा कि वो एक अनूठा हथियार है। इसकी मजबूती कितनी है इसका परीक्षण तो उसे करके देखना होगा। बाहर आने के बाद उन्हें काउबॉय अंकल ने अभिवादन किया और कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वाजी के पहले से ही कोई साथी होगा। फिर उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक शांत जगह पे बात करनी चाहिए। अब वो लोग कहीं दूर जंगल में हैं और काउबॉय अंकल अपना परिचय देने से पहले ही वाजी ने पहले उसकी तारीफ कर दी। अब उसे पता चल चुका है कि वो एक लेवल 73 का मास्टर गनस्लिंगर है जिसका नाम डिक फेरल है। उसी समय फेरल अपनी बैज दिखाता है जिसपे वाजी हैरान होने का नाटक करता है, लेकिन असल में उसे उसकी पहचान ही नहीं हो पाई है। फिर भी फेरल उसकी बात पे विश्वास कर लेता है और कहता है कि वाजी का जो ध्यान है वही सही है और वो सीक्रेट सैंक्टम गिल्ड का सदस्य है जो कि ब्रेव महाद्वीप के 6 शीर्ष गिल्ड्स में से एक है और वो सेंटर्स के आदेश से इस इलाके में गश्त कर रहा है और शांति बनाए रख रहा है। वाजी ने उसे कल बचाने के लिए धन्यवाद दिया, पर उसे समझ नहीं आया कि फेरेल ने उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। वो सोच रहा था आखिर वह क्या चाहता है, क्योंकि फेरेल ने कल तो मदद की ही, सुबह सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक भी दी। फेरेल ने जवाब दिया कि ब्रेव मैनलैंड की शांति की रक्षा करना उनका मिशन है, इसलिए धन्यवाद की कोई बात नहीं। और उसने कहा कि वो सीधे सीधे बात करेगा, इसलिए उसने उनके साथ मिलकर अपराधी जोड़ी को पकड़ने की इच्छा जाहिर की। पर वजी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि फर्रुल्ले इतना ताकतवर है, उसे लगता नहीं कि फर्रुल्ले को उनकी मदद की जरूरत होगी। इसलिए उसने पूछा कि आखिर क्यों वह उसकी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वजी का दिल बहुत पवित्र है। इसने वजी को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। तो फर्रुल्ले ने उस पर पवित्रता का न्याय इस्तेमाल किया, जिसे वजी समझता था कि मूल्यांकन था। इसलिए वो परेशान था कि कहीं उसकी पहचान एक दानव के रूप में उजागर तो नहीं हो गई। पर उससे कुछ कहने से पहले ही फेरेल उससे बोला कि चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उसका शुद्ध निर्णय संत सोफिया की दृष्टि जितना अच्छा नहीं है। यह अभी भी किसी व्यक्ति के आंतरिक हृदय की शुद्धता का निर्धारण कर सकता है और एक आसन्न आपदा को रोकने के लिए लोगों को भर्ती करने के लिए संत को ऐसे लोगों को खोजने का काम सौंपा गया है जो दिल के शुद्ध हैं। 2 महीने की यात्रा के बाद वह पहले व्यक्ति हैं जिनकी शुद्धता आवश्यकता तक पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, वह 100 अंक की शुद्धता देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने जोर से शाप दिया। इससे माहौल अजीब हो गया, इसलिए वह वापस आ गए। अपने धैर्य को समझाया और समझाया कि यह पहली बार था जब उसने संत के अलावा किसी और को देखा था जिसकी पवित्रता का स्तर अधिकतम था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए वहां अपना आपा खो बैठा। वाजी फिर कहते हैं कि उन्हें फरल का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन उनकी शुद्धता के स्तर के कारण उनकी रक्षा करना उनकी पसंद थी, इसलिए उन्हें उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है।
फेरेल का कहना है कि वह जानता है कि उन्हें अभी भी उस पर संदेह है, लेकिन अगर वे आपराधिक जोड़ी को पकड़ना चाहते हैं तो उसके साथ काम करने से उनकी संभावना और सुरक्षा भी काफी बढ़ जाएगी। इसलिए वह समझाने की कोशिश करता है। हालांकि उसे सामना करने में पर्याप्त आत्मविश्वास है। दोनों उनका सीधा मुकाबला करेंगे। उसे अपनी पीठ देखने के लिए भरोसेमंद साथी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वे उनके इलाके में जा रहे हैं। सीक्रेट सैंक्टम न्याय के हिमायती हैं और वे केवल उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनका स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए उसने उन दोनों के साथ काम करने का फैसला किया। इसने वाजी को अपने फैसले पर फिर से सोचने पे मजबूर किया। जैसे कि वो पूछता है, क्यों क्रिमिनल जोड़ी जो चारों तरफ घूम रही थी अचानक मशरूम के पुराने खंडहर में छिप गई और अपने आप को घेरने दिया, जिस पर फेरल कहता है कि इसलिए क्योंकि वहां उनकी ताकत सबसे ज्यादा है। मशरूम किंगडम के नष्ट हो जाने के बाद लोगों ने मशरूम के पुराने खंडहरों को खोज निकाला, लेकिन चूंकि राजा नहीं रहे, किसी भी असली विशेषज्ञ ने उस जगह पे ध्यान नहीं दिया। क्रिमिनल जोड़ी ने वहां का बसेरा बना लिया और उसे अपना अड्डा बनाया। वे खुद को घेरने नहीं दे रहे हैं और लोगों के जाल में फंसने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे कोई भी अंदर जाए, वे दोनों अचानक से कहीं से भी हमला कर देते हैं। कहा जाता है कि उनमें से एक बंदूक इस्तेमाल करता है, दूसरा ब्लेड का, इसलिए उनका नाम क्रिमिनल जोड़ी पर डाल दिया। इस हिसाब से काफी मुमकिन है कि उन्होंने सिर्फ जाल ही नहीं बिछाए, बल्कि खुद के बचने के रास्ते भी सोच रखे थे। तभी तो ये काम कोई भी अकेला नहीं कर सकता। न्याय के लिए वो चाहता है कि साथ मिलकर उनको नीचे गिराएं, और जिस वजह से वो उसके साथ मिल रहा है वो इसलिए नहीं कि वो कितना ताकतवर है, बल्कि क्योंकि उसके पवित्रता का लेवल बहुत ऊंचा है। इस तरीके से वो बिना चिंता के अपनी पीठ उसकी ओर कर सकता है। वैसे वाजी फिर से मना करने वाला था, पर उसने न्यायिक मनमोहकता का इस्तेमाल किया और वाजी से भरोसा करने के लिए कहा। सीक्रेट सैंक्टम न्याय का साथी है और वे सिर्फ न्याय के लिए लड़ते हैं, इसलिए जो खजाना भी खंडहर में मिलेगा वो सब उसका होगा। क्योंकि वो सिर्फ दोनों को और नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहता है, इसलिए वो वाजी से विनती करता है कि अपनी शक्ति उसे दे दे। न्यायिक मनमोहकता से लक्ष्य का उपयोगकर्ता के प्रति विश्वास बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वाजी को लगता है कि फेरल बुरा आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी पहले भी मदद कर चुका है। इसके अलावा एक मजबूत साथी के साथ सफर करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हालांकि उसकी पहचान थोड़ी संवेदनशील है, लेकिन अगर वो ढंग से छिपा ले तो चल जाएगा। इसलिए वो उसका प्रस्ताव मान लेता है और उसके साथ टीम बना लेता है। फेरुले ने उन्हें अपनी पार्टी का पत्थर दिया और उन्होंने कहा कि एक बार जब वे आपराधिक जोड़ी को हरा देंगे तो वह निश्चित रूप से सेंटेस को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। अब जबकि वे एक टीम है, वाजी ने अपना परिचय टू अम्मो के रूप में दिया। वह कहते हैं कि उन्हें पहले मिशन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाद में इनाम के साथ क्या होगा इसके बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए वह उन्हें अभी ट्रेन में चढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर फेरेल कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि वह एक स्क्रॉल निकालता है और उसे अपनी बंदूक से शूट करने के लिए हवा में उछालता है, जिससे वह सक्रिय हो जाता है, जिसे देखकर वाजी आश्चर्यचकित रह जाता है। फेरुल ने बताया कि यह उन्हें तुरंत किसी भी स्थान पर ले जा सकता है जहां उन्होंने निशान लगाया है। अब उन्हें मशरूम किंगडम में टेलीपोर्ट किया गया है, जिसे देखकर वजीर आश्चर्यचकित रह गए कि वास्तव में इतनी सुविधाजनक वस्तु कैसे है। फेयरवेल ने बताया कि उन्होंने जिस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग किया था वह रिकॉल स्क्रॉल से एक स्तर ऊंचा था। फिर भी पुश्तैनी खंडहर के अंदर इससे भी अधिक मजबूत वस्तुएं होनी चाहिए। इससे वाजी को लगा कि बड़ा मौका हाथ लग गया है। बातचीत करते समय कई ब्रेव्स एक जगह जमा हो गए। फिर फेरेल ने उन्हें दिखाया कि पुरखों का खंडहर कहाँ है। लगता है कुछ ब्रेव्स पहले ही वहां पहुंच गए थे, तो वो सब दरवाजे के सामने चले गए और फेरुल का बैज देखकर तो वहां लोगों में हलचल मच गई। अब वाजी को समझ आ गया हर किसी का रिएक्शन देखकर कि पावन मंदिर वाकई में कमाल है। अब वह इनाम को पूरा करने की बढ़ती हुई आत्मविश्वास महसूस कर रहा है। आगे खड़े होकर फेरेल ने पूछा कि सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं और वो अंदर जाने का प्लान नहीं बना रहे क्या? एक ब्रेव्स ने उसे जवाब दिया कि बात ये नहीं है कि वो जाना नहीं चाहते, बल्कि जा नहीं सकते। इससे फेरेल को हैरानी हुई, क्योंकि पिछली बार यहाँ जब वो रेकी करने आया था तो ऐसा नहीं था। अब सब अंदर जाने का उपाय सोच रहे हैं और पिगी अपने फलों को भूख से खा रही है। अचानक एक आदमी चिल्लाया कि वे रास्ते से हट जाएं और कहा कि ये सब फालतू कमजोर हैं। तो उसने उनको बोला कि देखो मैं इस बाधा को अपने हथौड़े से कैसे चूर चूर कर देता हूँ। जबकि वाजी ने पिगी से धीरे से कहा कि ऐसे आदमियों को भविष्य में नजरअंदाज कर देना चाहिए। और साथ ही बड़ा ए ने अपनी काया को मजबूत किया और पूरे जोर से बैरियर पे वार किया, जिससे शॉकवेव बनी और बैरियर के पास का पत्थर भी चकनाचूर हो गया। तो लोग उसकी शक्ति से हैरान हो गए, लेकिन बैरियर अभी भी मजबूत था। इसलिए लोगों ने अपनी हैरानी वापस ले ली, जिससे वो गुस्से से भर गया। तो उसने उन्हें चैलेंज किया कि आ और बैरियर को तोड़ के दिखा, लेकिन बाकी लोग उसके ताने को अनदेखा करने लगे। पर फेरेल ने चैलेंज कबूल कर लिया, जिससे बड़े आदमी ने फेरेल को हतोत्साहित करने की कोशिश की, क्योंकि उसे खुद पर बहुत भरोसा था। इसीलिए उसे संदेह था कि फेरेल इसे तोड़ पाएगा भी या नहीं। पर फेरेल तो बस उसके बगल से गुजर गया। फिर बड़े आदमी ने देखा कि फेरेल एक बड़े गिल्ड से है। उसने फेरेल का मजाक उड़ाया कि वो सिर्फ इसलिए खुद को बड़ा समझ रहे हैं, पर उसे अनदेखा किया गया। इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया।
सोचते हुए कि उसने न जाने कितने कमजोर लोग देखे हैं, जैसे कि फेरल जो सिर्फ बड़े गिल्ड का नाम लेकर इतराते हैं और ये हरामी किसी को नजर में नहीं रखता। तो वह अपने आप को फेरल की तरफ एक उग्र सांड की तरह झोंक देता है, देखने के लिए कि क्या बड़े गिल्ड वाकई अपनी ख्याति पर खरे उतरते हैं और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है। पर फेरल हमेशा की तरह संयमित रहता है। जैसे ही उसने जल्दी से ड्रिल शॉट से उस मोटे आदमी का हथौड़ा तहस नहस कर दिया और साथ ही बाधा को भी हिट किया, ये देख के वहाँ खड़े लगभग सब लोग हैरान हो गए, जबकि पिगी अपनी दुनिया में वाजी के साथ खुश है। अब वो बड़ा आदमी जान गया कि उसने गड़बड़ कर दी है और फेरल के हल्के धक्के से उसने अपना संतुलन खो दिया और पानी पे गिर पड़ा। फिर वे बाधा के ज्यादा करीब गए देखने के लिए कि वो टूट गई है क्या, पर उनकी हैरानी की बात ये थी कि गोली अभी भी उस पे घूम रही थी, लेकिन तब तक नहीं टूटी जब तक उसका घूमना कम नहीं हो गया। वाजी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका हमला बाधा को नहीं तोड़ पाया, जिसे फेरल ने समझाया कि उसका ड्रिल शॉट तो पूरा पहाड़ भेद सकता है, फिर भी इस बाधा को नहीं तोड़ पाया। शायद वे इस समस्या को मात्र बल प्रयोग से हल नहीं कर सकते। वाजी निराश हो गया क्योंकि वे इतनी दूर खाली हाथ आए थे और उसके खजाने भी अचानक से गायब हो गए। फेरल ने जवाब दिया कि ये दरवाजा असल में एक परिवहन गेट है, इसलिए अंदर की जगह बाहरी दुनिया से अलग थलग होनी चाहिए। यही एकमात्र प्रवेश द्वार होना चाहिए। अगर उन्हें अंदर जाना है तो उनकी एकमात्र उम्मीद ये है कि किसी ऊंचे दर्जे के मेज को बुलाएं जो यहाँ बाधाएं तोड़ने में निपुण हो। वाजी बाधा के पास गया और सिर्फ आह भर सका क्योंकि उसे लगा था कि आज वो खजानों की ढेर सारी कमाई कर पाएगा। फेरल उससे कहता है कि चिंता मत करो, सीक्रेट सेंक्टम में ढेर सारे ऊंचे दर्जे के मेज हैं, इसलिए उसने उनसे कहा कि मेरे साथ चलो और वो उन्हें पेंटाग्राम डेजर्ट में गिल्ड हेडक्वार्टर ले जाएगा ताकि किसी को इस बाधा को तोड़ने के लिए खोज पाए। सेंटेस तब तक संतुष्ट रहेगी जब तक वह इन दो सच्चे दिल वाले लोगों को वापस ला सकता है। फिर वह बताता है कि पेंटाक्रोम डेजर्ट टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल के लिए बहुत दूर है, इसलिए पहले वो समय के महल में जाएंगे, फिर वहां से उड़ने वाले जहाज में सवार होंगे। लेकिन वाजी उसे नहीं सुन पा रहा था क्योंकि उसे बाधा थोड़ी कांपती हुई महसूस हो रही थी और जब उसने छूकर देखा तो बाधा दरार गई और लाखों टुकड़ों में टूट गई, जिसे देखकर सब चौंक गए, जिससे पिगी खुश हो गया। जबकि फेरल ने उससे पूछा कि उसने ये कैसे किया। वाजी का उसके सवाल का जवाब देने का तो चांस ही नहीं था क्योंकि उसे भी नहीं पता था, पर अचानक उसे कुछ बहाना सूझ गया तो उसने उन्हें बता दो कि यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोगों ने बैरियर पर हमला किया होगा और वो मसल अंकल और उनके अभी के हमले को छोड़कर नुकसान ने बैरियर को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया होगा। वो इसे धक्का देना बस वही था जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। इस बात ने मसलमैन को उसका कॉन्फिडेंस वापस दिलाया और उसने सारी क्रेडिट ले ली और फेरियल ने बहाने को मान लिया और अब एंट्रेंस खुल गया था तो सबने अंदर जाने का फैसला कर लिया। लाइक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।